आप सभी का द हिस्ट्री इवेंट के अंदर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉर के बारे में जिसमें लगभग 1,70,00,000 लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए। एक ऐसा वॉर जिसमें ना जाने कितने एम्पायर ख़त्म हो गए, ना जाने कितनी अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। पर क्या इस ग्रेट वॉर की वजह की शुरुआत एक असैसिनेशन था? क्या और भी बहुत सारी वजहें थीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के The अंदर। bloody Western Front battles of 1916 showed that in the first years of the First World War, even if you won, you lost. From minimal territorial gains, hundreds of thousands of men were killed or wounded by shot and shell. With both sides dealing with a growing manpower crisis, British 1914 यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो कि आज के ऑस्ट्रेलिया और हंगेरिया के देश से काफ़ी बड़ा था। जर्मनी का एम्पायर आज के जर्मनी से भी काफ़ी बड़ा था। रशिया में ही रशियन एम्पायर था। आज के दिन का टर्की पहले ऑटोमन एम्पायर था। उसके अलावा हमारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। उस वक्त के अंदर ज़्यादातर देश मोनार्की हुआ करते थे, जिसे कोई राजा महाराजा कंट्रोल किया करते थे। पर 3 देश जो कि मोनार्की नहीं थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सैन मरीनो। ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश थे जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया, बल्गेरिया। इन्हें हम बाल्कन कंट्रीज भी कहा करते थे। इन्हें याद रखिएगा, ये कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। 1878 रशियन एम्पायर का वॉर हुआ ऑटोमन एम्पायर से। रशिया हेल्प कर रहा था बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। कंक्लूजन में ये निकल कर आया कि 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई और ट्रीटी ऑफ बर्लिन के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ये हक दिया गया कि बोस्निया और हर्जेगोविना का जो रीजन है उसे ये एडमिनिस्ट्रेटेड करेंगे, पर लीगली नहीं। ऑफिशियली ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर का ही रहेगा। पर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर फोर्सफुली अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था और उस वक्त में ऑटोमन एम्पायर में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी चल रही थी। इसके चलते बीच में बल्गेरिया आज़ाद हो गया था ऑटोमन एम्पायर से और एक इंडिपेंडेंट देश बन गया था। बोस्निया हर्जेगोविना को ऑटोमन एम्पायर ने 400 सालों तक गुलाम रखा था और जब अब उनका आज़ाद होने का वक्त करीब आ गया था तो उन पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने हमला कर दिया। बोस्निया के लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। ऑटोमन एम्पायर ने 400 सालों तक तो इन्हें गुलाम रखा ही, इन पर अपनी मर्जी हर चीज़ चलाई और अब जाके जब उन्हें आज़ाद होने का वक्त पास आ रहा था तो उन पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने अटैक कर दिया था। जो बोस्निया और सर्बिया के लोग थे वो सिर्फ जोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं थे, वो मानते थे कि जो उनकी इथेनिसिटी थी वो स्लाव्स की थी और वो उसकी वजह से कनेक्टेड फील करा करते थे। और सर्बिया ने यह कंप्लेन किया कि ऑस्ट्रो हंगेरिया का जो एम्पायर है वो सिर्फ बोस्निया को नहीं इन्वेट कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लेव्स को भी इन्वेट कर रहा है। और हमला करने से पहले ही ऑस्ट्रो हंगेरियन के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि अगर हम बोस्निया पर हमला करें तो आप इस चीज़ पर कोई ऑब्जेक्ट ना करें, और ये बात रशिया ने मान भी ली थी। पर रशिया को बदले में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ मारमारा। बीच में से एक रास्ता जाता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ बॉस्फोरस, जो को इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और ये हिस्सा आता था ऑटोमन एम्पायर के पास। तो रशिया ने कहा ठीक है, तुम बोस्नाई को ले लो और जब हम ऑटोमन से ये चीज़ लेंगे तो तुम भी कुछ मत कहना। और ये एक अच्छी डील थी, दोनों देशों ने आपस में एक डील कर ली थी। पर प्रॉब्लम एक यहाँ पर थी, रशिया के अंदर स्लाविक्स लोग रहते थे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था और उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी फॉरेन रशियन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। साल था 1909। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी से पूछता है, अगर हम सर्बिया पे अटैक करते हैं और कब्जा जमाते हैं और रशियन एम्पायर इसके बीच आता है तो क्या जर्मनी हमारी हेल्प करेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की? जर्मनी ने इस चीज़ में हामी भरी और उन्होंने कहा अगर रशिया बीच में आएगा तो हम तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके बीच ही रशियन एम्पायर ने फ्रांस से पूछा कि पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्नाई पे कब्जा किया और जब सर्बिया के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई तो वो सर्बिया पे भी अटैक करने जा रहे हैं और इसमें जर्मनी उनकी मदद कर रहा है। अगर हम जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से फाइट करते हैं तो क्या फ्रांस रशिया की हेल्प करेगा? फ्रांस ने इस चीज़ में बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, और वो उस चीज़ से पीछे हो गया। और इस चीज़ को देखकर रशिया चुप बैठ जाता है और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो भी बोस्नाई के साथ कर रहा था उसे चुपचाप देखते रहते हैं।
और इस समय वर्ल्ड वॉर वन की जो स्थिति बन गई थी वो कहीं ना कहीं टल जाती है। इसके बाद हमारे सामने आता है असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे उनका असैसिनेशन। क्या यही सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर वन की, या बाकी सारे कॉजेस भी उसकी वजह थे? चलिए इस वीडियो में सारे कॉजेस को जानते हैं और इस चीज़ को आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सी सबसे बड़ी वजह थी इस वर्ल्ड वॉर वन की। तो चलिए उन कॉजेस को जान लेते हैं। कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन कुछ कारण को जिनकी वजह से इस वॉर की शुरुआत हुई। पहला कारण, जिसे हम इंपेरियलिज्म के नाम से जानते हैं और साम्राज्यवाद भी उसको कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक अमीर और शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर नियंत्रण रखता है या दूसरे देशों पर नियंत्रण रखने की इच्छा को रखता है। साम्राज्यवाद का मकसद देशों को मजबूत और शक्तिशाली बनाना था, जिससे देशों के बीच तनाव पैदा होता था। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य को बनाने के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया, जिससे उनके बीच तनाव पैदा हो गया। कई यूरोपियन देशों ने अपने साम्राज्य बनाने और अपनी संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का अभ्यास किया। इससे यूरोपियन देशों के बीच तनाव और एक होड़ पैदा हो गई, क्योंकि वह यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आना चाहते थे और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, तो उनके बीच में एक संघर्ष की शुरुआत हो गई। दूसरा कारण हमारे सामने आता है मिलिटरिज्म, जिसे हम सैन्यवाद भी कहते हैं। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था सैन्यवाद। सैन्यवाद एक अवधारणा थी जो युद्ध और सेना का ग्लोरिफिकेशन करती थी। 19वीं सेंचुरी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापक रूप से फैल गई थी, मतलब एक्सटेंड हो गई थी। इसने राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया और हथियारों की एक होड़ को जन्म दिया, जिससे देशों के बीच एक तनाव और एक कंपटीशन को पैदा किया, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली होने के नाते एक दूसरे से आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और आगे जाकर इस वॉर ने ही AK-47 जैसी राइफल को जन्म दिया। अगला हमारा कारण सामने आता है नेशनलिज्म, जिसे हम राष्ट्रवाद भी कहते हैं। और राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था, जिसने लोगों को साझा हितों या आदर्शों के बजाय जाति या संस्कृति और अनुभव के आधार पर अपनी वफादारी तय करने के लिए मजबूर किया। कहीं ना कहीं सीक्रेट डिप्लोमेसी भी इस चीज का कारण रही, जिसे हम गुप्त कूटनीति के नाम से भी जानते हैं। इसे गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता है, क्योंकि देश एक दूसरे पर लाभ हासिल करने के लिए गुप्त रूप से अपने गठबंधनों और रणनीतियों पर बातचीत करते थे। इसके बाद हमारे सामने आते हैं कुछ अलायंसेस सिस्टम, जो कि कुछ ट्रिनिटी साइन दो राष्ट्रों के बीच में की जाती थी। जैसे गठबंधन राष्ट्रों के बीच आपसी स्नेह और समझौते थे, जिसके कारण देशों के बीच तनाव और एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। और ये कुछ इस प्रकार होंगे जैसे कि ट्रिपल अलायंसेस, जो कि 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली के बीच साइन की गई थी। और एक अगली हमारी आती है ट्रिपल एंटाटे, जो कि 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच साइन की गई थी। सभी देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तो चल ही रहे थे। देशों ने विशाल सेनाएं बनाने में बहुत सारा पैसा और ऊर्जा खर्च की थी, जिसके कारण बड़े और अधिक शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता हुई। उस वक्त में हर देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में था, और आप देख सकते हैं कि कितना खर्चा किया जा रहा था मिलिट्री पर और वेपन्स पर। अब जानते हैं वो आखिरी कारण जिसकी वजह से इस ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई, द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉर छिड़ गया, जिसकी वजह से करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए? तो चलिए इस चीज को जानते हैं। जैसा कि हम शुरुआत से जानते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया पे कब्जा करने की पूरी कोशिश की, और वहां पर एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी डेवलप हो गया था। ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप का मकसद सिर्फ बोस्निया को आजाद करना नहीं था, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी था। ये चाहते थे कि ये एक साउथ स्लेविक नेशन बने, जिसका नाम हो यूगोस्लाविया। यूगो का मतलब होता है साउथ, तो मतलब एक साउथ स्लेविक कंट्री बने। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगेरिया के प्रिंस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया की टेरिटरी पे विजिट करने के लिए जा रहे थे। जब वो अपनी विजिट कर रहे थे और रोड पर जा रहे थे, तो लगभग सुबह के 10 बजे एक कैब्रिक नोविक नाम के व्यक्ति ने, जो कि उस संगठन का हिस्सा था, उसने उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंका, जो कि गाड़ी से टकरा के रोड के दूसरी पार चला गया, और लगभग 20 लोग उसमें घायल हुए। फर्डिनांड ने इस चीज पर बहुत ही आपत्ति जताई, और जब उन्होंने सोचा कि जो लोग घायल हैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया जाए, तो वो हॉस्पिटल के रास्ते चल दिए। रास्ते में एक उन्होंने गलत मोड़ लिया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्होंने एक गलत मोड़ लिया है और गाड़ी को टर्न करने लगे, वहीं सामने उन्होंने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है, जो कि एक ब्लैक हैंड ग्रुप का हिस्सा था।
तभी उस लड़के ने उन पर गोलियां चला दी। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की ब्लैक हैंड संगठन द्वारा हत्या कर दी गई। यही वह चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया और एक इतने भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई जिसमें लगभग 1,70,00,000 लोग मारे गए, 2 करोड़ के लगभग लोग घायल हुए, जिसमें बहुत ही ज्यादा अधिक अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ और बहुत सारे एम्पायर पूरी तरह से तबाह हो गए। आप सभी लोगों से एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्या वर्ल्ड वॉर 1 के होने के यही सारे कारण थे या द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड एक सबसे बड़ा कारण था? इस चीज को प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था और किसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।